प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले वर्किंग डेज में जैसा कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे और जो कि अनुप्रयोग हमने 2 लिए थे। वहाँ पर एक धारावाही कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम के बारे में। जैसा कि ये हेडिंग सामने पड़ा है, एम्पियर का परिपथीय नियम जानेंगे, फिर इसको हम सिद्ध करेंगे और फिर इसके हम अनुप्रयोग करके कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा हेडिंग है आज एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, समझ लीजिए। ये नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, उस पथ द्वारा घिरी हुई नेट धारा I का म्यू 0 गुना होता है। ये सेम वैसा ही है जैसा कि गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय भी यही कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वहाँ पर आवेश का 1/ε0 गुना था, तो यहाँ पर नेट धारा I का म्यू 0 गुना होगा। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू 0 गुना होता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं। इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा यानी परिणामी धारा I का म्यू 0 गुना होता है। अर्थात जो हमने शब्दों में कहा, इसी को गणितीय भाषा में कहेंगे, यानी B.dl यानी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होगा प्रवाहित धारा या कहें घिरी हुई धारा का म्यू 0 गुना होगा। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। इसको प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये लेंगे, कागज के तल में एक बंद परिपथ ले लेंगे जो कि वृत्ताकार लेंगे और कागज के तल के लंबवत एक यहाँ पर तार मानेंगे। पहले ये कागज के तल के लंबवत है और इस तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। XY तार है, अनंत लंबाई का ये तार है और इसके कारण ये अब हमने क्या लिया है, एक तार लिया है जिसमें धारा I बह रही है। इसके चारों तरफ एक बंद परिपथ लेते हैं, जैसे लिखा है
नेट धारा घिरी हुई, तो इस एक बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश लेंगे, तो बंद परिपथ एक हम चुनते हैं और वो बंद परिपथ मान लीजिए कि r त्रिज्या का बंद परिपथ है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार, तार तो है कागज के तल के लंबवत इस तरह से, मान लीजिए जैसे हमारा पेन खड़ा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली के नियम से, देखिए ये दायां हाथ है हमारा, दाएं हाथ की हथेली के नियम से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा परिधि पर हथेली से धक्का देने की दिशा में होगा, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये होगी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। और यहाँ पर एक अल्पांश अगर ले लें तो अल्पांश की दिशा भी इसी दिशा में अल्पांश होगा, ये होगा dl, अल्पांश होगा। तो b और dl यहाँ पर समानांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो पहले तो हम इस चित्र के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। माना कागज के तल के लंबवत एक तार दिया गया है, एक तार XY लिया गया है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अब हम यहाँ पर इस जो तार है बह रही है धारा है, इसके चारों तरफ r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ चुनते हैं। अब क्या करें, माना तार के चारों ओर कागज के तल में r त्रिज्या का वृत्तीय पथ चुनते हैं। और हमने परिधि पर बिंदु P लिया है, तो धारा I के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 I बटे और 2 पाई r। देखिए ये एक इस समय यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का ये मान होता है। आगे हम इसको सिद्ध भी करेंगे कि एक लंबे तार के कारण r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो μ0 I बटे 2 पाई r है। ये हम आगे चल के सिद्ध भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए चित्र में B और dl समांतर हैं, तो अगर हम इनका रेखीय समाकल निकालें, यानी इसका बायां पक्ष लेके चलेंगे और ये दायां पक्ष निकल कर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन B dl cos 0 आ जाएगा। कैसे आ गया, A डॉट B बराबर AB cos थीटा, अदिश गुणनफल का ये सूत्र होता है, अदिश गुणन का सूत्र होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। इसी फार्मूले का यहाँ पर हमने यूज किया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि B और dl दोनों ही समांतर हैं, समांतर हैं तो उनके बीच का कोण 0 हो जाएगा, तो हो गया B dl cos 0। और इसमें जो कांस्टेंट है B हर जगह कांस्टेंट रहेगा, B का मान कांस्टेंट रहेगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर यानी बी डॉट डी एल का जो मान निकला है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बचाव। देखो बी इंटू डी एल का मतलब होता है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा सूक्ष्म अवयव लिया हुआ है। यहाँ पर एक जो वृत्तीय पथ हमने माना है, यहाँ पर एक सूक्ष्म अवयव लिया है डी एल, तो छोटे से भाग का लंबाई ली गई है डी एल, और यदि हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे भाग की लंबाई हो जाएगी, और पूरे भाग की लंबाई का मतलब हो गया 2 पाई आर हो जाएगी, तो b इंटू 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, और b का मान ऊपर समीकरण 1 से रख दो, तो b का मान था म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये क्या हमने किया है, समीकरण 1 से b का मान रखने पर b का मान रख दिया तो इतना आ गया। अब देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एल बराबर निकल के आ गया म्यू 0 आई। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है, प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। देखिए अब एम्पियर के परिपथीय नियम के हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल देते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। देखिए दो केसेस हैं जिसमें हम इसका अनुप्रयोग करेंगे, तो दो डेरिवेशन होंगे। पहला है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहला है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर हम ये मानेंगे कि अनंत लंबाई का हमारे पास तार है, इस तरह का ये तार है एक, ये अनंत लंबाई का तार है, और इसके कारण उससे आर दूरी पर एक बिंदु है, और उस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। देखिए इस तरह से ये है, ये अनंत लंबाई का एक तार है, और इसमें धारा बह रही है आई, और ये इस तार के चारों इस तार से स्मॉल आर दूरी पर हम लेंगे, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे पी। बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु पी से गुजरने वाली एक वृत्ताकार लूप खींचेंगे। तो वृत्ताकार हमने यहाँ पर एक लूप खींच लिया है, अनंत लंबाई का तार है। अब उस अनंत लंबाई के तार से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु पी से होकर जाने वाली आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, ठीक, जिस पर बिंदु पी स्थित है। अब बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से निकालेंगे, यानी अंगूठे को धारा की दिशा में, और इन उंगलियों को उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हथेली से धक्का देने की दिशा में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा ये, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बी होगा। और यहाँ पर एक अल्पांश अगर चुनते हैं तो अल्पांश की लंबाई डीएल भी इसी दिशा में होगी। ठीक है, तो हम पहले चित्र का वर्णन कर देंगे, यानी हमें चित्र का वर्णन कर देंगे, चित्र के बारे में लिख देंगे, हमने चित्र में क्या लिया हुआ है। हम सबसे पहले ये लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि माना एक लंबे सीधे चालक तार में
धारा I प्रवाहित हो रही है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तार के चारों ओर या कहें तार के परतः P से जाने वाले R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। P से जाने वाले R त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। जब वृत्त खींच देंगे तो बिंदु P जो होगा उस वृत्त की परिधि पर होगा। अब बिंदु P पर B तथा DL समांतर होंगे, यानी थीटा बराबर यहां पर 0 हो जाएगा। अब एम्पियर का नियम लगा दो। अतः एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर का नियम क्या है, B डॉट DL यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है म्यू 0 I के बराबर होता है। यह है एम्पियर का परपथीय नियम है। अब चूंकि हमने देख लिया कि B और DL दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर इसी का हम क्या करेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos 0 है। B और DL के बीच का कोण यानी A डॉट B बराबर होता है AB cos A और B के बीच का कोण। यहाँ पर B और DL हैं तो B DL cos B और DL के बीच का कोण, B और DL के बीच का कोण 0 है तो हमने 0 रख दिया है, बराबर हो जाएगा म्यू 0 I। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए B को बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ DL और cos 0 का मान 1 हो गया है, बराबर हो गया म्यू 0 I। अब फिर से देखिए DL का मतलब है छोटे से भाग की लंबाई और इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे भाग की लंबाई। तो यहाँ पर हमने लिया है DL का मतलब ये छोटा सा अवयव लेते हैं, रेखीय, यहाँ पर रेखीय अवयव ले लेंगे, DL है तो छोटे से रेखीय अवयव है, सूक्ष्म अवयव है, उसकी लंबाई है और इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी परिधि की लंबाई हो जाएगी और इस परिधि की जो त्रिज्या है वो R है तो परिधि की लंबाई हो जाएगी 2πr। तो ये हो गया अब B इंटू 2πr इजिकल टू म्यू 0 I। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, B का मान निकाल सकते हैं। तो B बराबर निकला म्यू 0 I अपॉन 2πr, ऐसे लिख सकते हैं और अथवा ऐसे लिख सकते हैं म्यू 0 बटे 4π कर लीजिए, म्यू 0 अपॉन 4π इंटू 2I बटे R, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि म्यू 0 बटे 4π का मान डायरेक्ट हमें मालूम होता है 10⁻⁷ होता है, यहाँ पर रख सकते हैं और I और R का मान यहाँ रख देंगे। तो इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं इसे, वैसे अलग से म्यू 0 का मान रखना चाहें तो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो यही अभिष्ट व्यंजक है। तो हमारा हेडिंग था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के तार के कारण, चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा
उसका यही सूत्र है, B बराबर म्यू 0 I बटे 2 पाई R। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे, लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, एक लंबी प्रणालिका लें और उसके भीतर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रणालिका की अनुप्रस्थ काट यहाँ पर बनाएंगे। तो अनुप्रस्थ काट है, ये मान लीजिए कि प्रणालिका है, तो वहाँ पर हम तार ही सिर्फ बनाएंगे। ये हैं तार, और तार में धारा इस प्रकार से बह रही है, तार दोनों तरफ होंगे, इधर भी होंगे, ठीक है। तार इस तरह से लपेटे गए हैं, इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से लपेटे गए हैं। और जो धाराएं बह रही हैं, यहाँ पर धाराएं बह रही है ऊपर की ओर, और फिर यहाँ पर धारा बह रही है अंदर की ओर। अंदर की ओर जब भी धारा होती है तो उसको क्रॉस द्वारा प्रकट किया जाता है, ये क्रॉस द्वारा हमने प्रकट कर दिया है। और जो बाहर की ओर होती है वो बिंदु द्वारा, ये देखो बिंदुवत हमने दर्शा दिया है, बिंदुवत है। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। और इस तरह से होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे अगर, तो इस सामने वाले सिरे से देखेंगे तो ये यहाँ पर धारा वामावर्त होगी, तो ये नॉर्थ सिरे की तरह व्यवहार करेगा। प्रणालिका हमारी ये नॉर्थ सिरे की तरह व्यवहार करेगी, इधर साउथ सिरे की तरह, दूसरी तरफ साउथ सिरे की तरह व्यवहार होती है। सामने से देखने पर इस तरह से जो हमने लिए थे, ये चुंबकीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर इस तरह से धारा बह रही है, मान लीजिए इस तरह से वामावर्त धारा बह रही है, तो ये इस तरह से बन जाता है नॉर्थ, ठीक है। और इसके अपोजिट इस तरह से धारा बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है इस तरह से, तो ये साउथ बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धारा यहाँ से निकल रही है और इधर को जा रही है, सामने से इधर, सामने से इस साइड से सामने से देखेंगे तो हमें लगेगा इस तरह से धारा बहती है, अतः ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल से धाराएं निकलती हैं, तो इस तरह से धाराएं निकलेंगी, इस तरह से यहाँ से धाराएं निकलेंगी, ये धाराएं निकलेंगी और साउथ से, इधर से जाकर साउथ से प्रवेश करेंगी, ठीक है। इस तरह से होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होंगी, और बीच वाली सीधी और ये हल्की सी स्लोप लिए हुए इस तरह से होगी, और ये इस तरह से धाराएं। तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलते हुए दिखानी है और साउथ में प्रवेश करते हुए दिखानी है। तो अब इसके हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। धारावाही प्रणालिका ये है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बंद परपथ ले लेते हैं, ए बी, एक बंद परपथ ए बी, और इस तरह से हमने ले लिया है। यहाँ पर हमने ये बना दिया है, इसको हम काट देते हैं, थोड़ा सा और जगह मिल जाती तो और अच्छा होता। ए बी सी डी ये है। हम इसमें इस तरह से धारा मान सकते हैं, धारा एक छोटा सा हमने परपथ ले लिया है, बंद परपथ लिया है, ए बी सी डी, इस तरह से हमने ले लिया है। तो देखिए इसका चित्र के बारे में भी थोड़ा लिख दें। लंबी प्रणालिका के भीतर, यानी ये लंबी प्रणालिका है, इसके भीतर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम लिख भी देंगे। और इसमें इस तरह से धारा बह रही है, और उसमें जो धारा बह रही है वो धारा बह रही है I0 धारा बह रही है। तो देखिए प्रणालिका
चित्र में दर्शाई गई है। इसमें धारा I0 प्रवाहित हो रही है। I0 प्रवाहित हो रही है तथा एकांक लंबाई में तार के हमने मान लिया कि स्मॉल n फेरे हैं, यानी स्मॉल n का मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर कुल फेरे n हैं और लंबाई उसकी l कर दें तो n/l जो होगा, n/l जो होगा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होगी, जो कि स्मॉल n हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बंद परिपथ बंद पथ लेंगे, एक बंद पथ ABCD चुनते हैं, जहां AB भुजा जो होगी, AB भुजा प्रणालिका की अक्ष पर है। प्रणालिका की अक्ष के समांतर है। और ये भी मान लेते हैं तथा जो CD है वो प्रणालिका से बहुत दूर है, जो चुंबकीय क्षेत्र की पहुंच से भी बाहर है। CD प्रणालिका से बहुत दूर है, बहुत दूर। तो एम्पियर का नियम लगा दीजिए। एम्पियर के नियम से एम्पियर का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बराबर होता है μ0 I। ये समीकरण 1 है, जहां पर I क्या होगी, यहां पर I जो है पथ, आयताकार जो पथ है इसके द्वारा घिरी हुई नेट धारा है। I बंद पथ ABCD द्वारा घिरी नेट धारा है। अब हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ABCD पथ के लिए निकालेंगे। तो ABCD के लिए B.dl का मान क्या होगा ये निकालेंगे, यानी इंटीग्रेशन B.dl बराबर होगा, देखो B.dl, देखो हमारे ये भुजाएं मिल जाएंगी, A से B, B से C, C से D, D से A। तो इनके लिए सबके लिए निकालेंगे, A to B निकालें और प्लस B to C, B.dl का मान प्लस इंटीग्रेशन C to D, B.dl का मान प्लस D to A, B.dl का मान। अब देखो यहाँ पर ये B.dl यानी पूरे बंद परिपथ के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर एक सर्किल लग जाता है, यानी बंद परिपथ है, लेकिन A से B एक बंद परिपथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर्किल नहीं आए हैं। देख रहे हैं,
ए से बी या बी से सी या सी से डी या डी से ए। ये बंद परिपथ नहीं है, डी से ए तक बंद परिपथ नहीं है, इसलिए यानी बंद पथ नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी सर्किल का चिन्ह नहीं लिया है। अब यहाँ पर देखिए गौर करेंगे हम कि देखिए इस भुजा पर देखें, बी सी भुजा पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, वो तो होगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, और यहाँ पर जो डीएल होगा, लंबाई होगी डीएल, वो कागज के तल में है। तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है और डीएल कागज के तल में है, अतः एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ऐसे ही डीए भुजा के लिए लें तो यहाँ पर डीएल तो कागज के तल में होगा और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो इन दोनों जगह पर जो थीटा बराबर होगा वो 90 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब हम मान निकालेंगे बी से सी के लिए, यानी बी डॉट डी एल का मान बी डी एल कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0 होता है, अतः इनका मान और इन दोनों का मान हो जाएगा डी से ए और बी से सी, इनके लिए हो जाएगा 0। तो हम लिख देते हैं चूंकि बी सी भुजा पर और दूसरी भुजा कौन सी, डी ए भुजा पर, बी तथा डी एल जो होंगे लंबवत हैं। अगर लंबवत हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल यानी बी से सी के लिए या डी से ए के लिए, दोनों ही के लिए जो होगा बी डी एल कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान 0 होने के कारण पूरा 0 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर देखें सी डी के लिए बात करें, सी डी के लिए हमने बताया था कि सी डी को हमने इतना दूर लिया है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से भी पहुँच से बाहर है, अतः वहाँ पर भी बी डी एल का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। तथा इंटीग्रेशन सी डी के लिए बी सी सी डी, सी से डी बी डॉट डी एल, यहाँ पर भी देखो निकालें तो क्या हो जाएगा, बी का मान 0 होने के कारण इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस का मान कुछ भी हो लेकिन बी का मान 0 होने के कारण 0 हो गया है। अब जो बचा है बंद परिपथ का इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी और बी डॉट डी एल, इतना केवल अब बचेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें ए से बी पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डी एल की लंबाई होगी वो भी यही होगी, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है वो भी इसी दिशा में है, अतः यहाँ पर बी और डी एल दोनों ही ए बी परिपथ के लिए, ए बी पथ के लिए जो होगा वो समांतर हो जाएगा, और समांतर होने के कारण ये समांतर हो जाएगा, और समांतर होने के कारण थीटा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा ए टू बी, और यहाँ पर हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, और साथ ही हम बी को बाहर भी निकाल देंगे, यानी बी को बाहर इंटीग्रेशन डी एल और कॉस 0 का मान 1। तो अब यहाँ पर हमने जो डी एल लिया है इस ए बी पथ पर छोटा सा भाग की लंबाई ली है, और ये इंटीग्रेशन कर देंगे विद इन लिमिट ए टू बी, तो क्या हो जाएगा, ए से बी तक की टोटल लंबाई हो जाएगी, और वो टोटल लंबाई मान लीजिए कि x है थोड़ी देर के लिए, ए से बी तक लंबाई कितनी है, x मान लीजिए। चूंकि इंटीग्रेशन डी एल बराबर क्या है, ए बी की लंबाई, अब वो x हम मान लेते हैं, x मान लिया है थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, अब देखो
बी डॉट डी एल का मान कितना मिला हमें? बी डॉट डी एल का मान कितना मिला? ये तो बी है और इनटू डी एल का इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल लंबाई जो कि कहलाएगी एक्स। अब इसे समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। अब यहाँ पर गौर करिएगा, हमने ऊपर माना है कि एकांक लंबाई में तार के n फेरे हैं, यहाँ पर हमने माना है। तो एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो x लंबाई जो यहाँ पर हमने ली है, x लंबाई में कितने फेरे होंगे? सिंपल सी बात है कि nx फेरे होंगे, चूंकि एकांक लंबाई में तार के n फेरे हैं, अतः x लंबाई में nx फेरे होंगे। ठीक है, nx फेरे होंगे तो क्या होगा? और प्रत्येक तार से प्रत्येक फेरे में धारा जो बह रही है वो I0 है। तो ए बी, तो x लंबाई में प्रवाहित धारा कितनी हो रही होगी? ठीक है, तो क्या लिखा है? तो x लंबाई में nx फेरे होंगे और यहां पर इस तरह देते हैं, चूंकि प्रत्येक फेरे में I0 धारा प्रवाहित होती है, अतः नेट धारा कितनी हो जाएगी? नेट धारा I बराबर हो जाएगी अब nx I0। ठीक है, फिर समझ लीजिए, I0 एक फेरे में धारा है, ऐसे nx फेरे हैं, टोटल धारा हो जाएगी I बराबर nx I0, इतनी हो जाएगी। अब ये I का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये था एम्पियर का परपति नियम जो था, इसी में I का मान रख देते हैं। तो अब हो जाएगा I का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एल, क्लोज्ड यानी ये बंद सर्किल की वजह से बोल रहे हैं, बराबर हो जाएगा सूत्र में क्या था, म्यू 0 I, और I का मान है nx I। इसे समीकरण नेक्स्ट समीकरण मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण 3। अब समीकरण सेकंड और थर्ड की तुलना कर दो, सेकंड और थर्ड की तुलना कर दीजिए। सेकंड थर्ड की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, बी एक्स बराबर आ जाएगा म्यू 0 nx I, एक्स एक्स दोनों कट गए तो बी बराबर म्यू 0 ni। यही फार्मूला है। यानी इस प्रकार जो लंबी प्रणालिका है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके व्यास पर या लंबाई पर निर्भर नहीं करता। जो प्रणालिका के व्यास या लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
अब देखिए ये तो बात हो गई अगर अनंत लंबाई का एक प्रणालिका लिया गया है तब के लिए चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। लेकिन अगर प्रणालिका परिमित लंबाई की है, एल लंबाई की है, तब फार्मूला क्या होते हैं, तो इसे नोट करके लिख देते हैं। नोट 1 परिमित लंबाई के लिए अगर परिमित लंबाई इस तरह से है, ये परिमित लंबाई है, बीच में यहाँ पर कोई बिंदु P है और एक सिरे पर बिंदु P डैश है, तो इस तरह से ये कहलाएगा θ1, अर्धशीर्ष कोण कहलाते हैं θ1 और θ2। तो इस कंडीशन में जो B बराबर निकल के आता है μ0 Ni/2 और cos θ1 माइनस cos θ2। इसको सिद्ध किया जा सकता है, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया है, इसे सिद्ध किया जा सकता है। θ1 और θ2 अर्धशीर्ष कोण कहलाते हैं। अब यदि प्रणालिका अनंत लंबाई की हो, सेकंड कंडीशन है प्रणालिका अनंत लंबाई की है, अगर प्रणालिका को अनंत लंबाई की ले लें तो इसी फार्मूले में देखें, देखो यहाँ पर ये इधर भी अनंत लंबाई की है, तो ये रेखा जो है अभी ऐसी आ रही है, फिर ये ऐसी झुकेगी, फिर ऐसी समांतर हो जाएगी। कुल मिलाकर θ1 बराबर हो जाएगा 0 और ये रेखा इधर को जो जा रही है वो ऐसी हो जाएगी, यानी इधर बहुत दूर तक होगी, तो ये कोण हो जाएगा 180, यानी θ2 लगभग हो जाएगा 180। ये दोनों मान इसमें रख दो तो निकल के आएगा B बराबर μ0 Ni/2 और कोष्ठक में cos θ1 का मान 0 माइनस cos 180, ये हो गया। तो μ0 Ni/2 cos 0 का मान होता है 1 माइनस cos 180 का मान -1, तो यहाँ पर हो गया +1। तो 1 और 1 2 से 2 कट गए और ये हो गया μ0 Ni, यानी B बराबर μ0 Ni। देखो ऊपर भी हमने जो निकाला था, जो डेरिवेशन में ये किया हमने, ये फार्मूला निकाला है B बराबर μ0 Ni, ये अनंत लंबाई की प्रणालिका ये ली थी हमने, तभी ये फार्मूला आया था, वही इस फार्मूले से भी ये आ गया है। इसी में तीसरी कंडीशन ये दी हुई है, नली के सिरे पर अगर निकालें हम चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये नली ली है, इसके सिरे ये यहाँ पर लें, तो क्या होगा, ये जो रेखा होगी यानी यहाँ पर मिलाएंगे तो ये θ1 फिर बहुत छोटा हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो प्रणालिका के सिरे पर जो θ1 होगा वो लगभग हो जाएगा 0 और θ2 का मान हो जाएगा 90। देखो यहाँ पर है ना P डैश, इधर ये सिरा बहुत दूर होगा तो ऐसा चला जाएगा, ऐसे करके रेखा जो ये वाली रेखा मिलाई है वो रेखा बहुत दूर से आएगी, इधर से दूर से आने के कारण ऐसी समांतर ऐसी हो जाएगी, जो कि ये θ1 है और छोटा हो जाएगा, छोटा होने के कारण छोटा होते होते 0 हो जाएगा। और साथ ही जैसे मान लो यहाँ पर बिंदु हमने लिया है, तो एक तो इधर को मिलाएंगे क्योंकि ये वाला कोण 0 हो जाएगा, और एक हम यहाँ पर मिलाएंगे तब ये 90 अंश का हो जाएगा, तो ये 90 अंश का हो गया। ये दोनों मान फिर से ऊपर वाले समीकरण में रख देते हैं, तो B बराबर आएगा μ0 Ni/2 cos 0 माइनस cos 90। cos 90 का मान अब 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर इस पूरे कोष्ठक में 1 ही मान हुआ। तो लिख देते हैं एक बार, μ0 Ni/2 कोष्ठक में cos 0 का मान 1 माइनस cos 90 का मान 0। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो μ0 Ni/2 इतना आएगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ रहा है,
तो अगर हम परिमित लंबाई का लेंगे तब तो फार्मूला ये जनरल फार्मूला है। अगर हम अनंत लंबाई का ले लेते हैं तो म्यू 0 NI है। और अगर हम नली के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो सिरे पर जो निकलता है, जो अंदर की तुलना में आधा निकलता है, म्यू 0 NI/2 निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगता है, अगर हम आपको कुछ समझा पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम वीडियो डालते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस समय हमें सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो कुछ कमेंट भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखने के लिए बार बार धन्यवाद।